नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। भारत और फिलिस्तीन के अच्छे रिश्तों को लेकर कभी शक या शुबा नहीं रहा, लेकिन हाल ही के वर्षों में इजराइल के साथ हमारे बेहतर होते रिश्तों के बीच ये सवाल उठने लगे थे कि क्या हम फिलिस्तीन से दूर तो नहीं जा रहे। लेकिन संयुक्त राष्ट्र में यरूशलेम को इजरायली राजधानी बनाने के खिलाफ वोट देकर भारत ने साबित किया कि हम नए रिश्तों के लिए पुराने रिश्तों की बलि नहीं देंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिलिस्तीन दौरे के ऐलान के साथ ही यह साबित हो गया कि भारत फिलिस्तीन रिश्तों की बुनियाद बहुत गहरी है। दरअसल भारत की विदेश नीति हमेशा से ही दूसरे देशों के आपसी विवादों से दूर रही है। सभी देशों के साथ अच्छे रिश्ते हम चाहते हैं और साथ ही भारत कहता रहा है कि आपसी विवादों का हल बातचीत से हो और दुनिया में शांति कायम रहे। विशेष में आज हम बात करेंगे भारत फिलिस्तीन रिश्तों की, बताएंगे फिलिस्तीन का इतिहास, साथ ही दिखाएंगे क्यों पश्चिम एशिया में कूटनीतिक संतुलन भारत के लिए है खास। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। पिछले साल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल गए और फिलिस्तीन नहीं गए, तो फिलिस्तीन पर भारत की पुरानी नीतियों की एक तरह से आलोचना शुरू हो गई। लेकिन इस बीच कई ऐसे घटनाक्रम हुए जिनमें भारत ने फिलिस्तीन से अपने रिश्तों की गहराई की तस्दीक की। इसी कड़ी में अब हम एक और कदम आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के बाद अब फिलिस्तीन जाने वाले भी पहले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका ये दौरा कई मायनों में अहम है, खासकर इजराइल से बढ़ते संबंधों के बीच उठ रहे सवालों के लिहाज से। पाकिस्तान के रावलपिंडी में आयोजित इस रैली में जमात उद दावा के प्रमुख आतंकी हाफिज सईद के साथ फिलिस्तीन के राजदूत वलीद अबू अली की मौजूदगी ने भारत में चिंता और गुस्सा दोनों बढ़ा दिया था। लेकिन भारत ने जब कड़ी आपत्ति जताई तो फिलिस्तीन ने तुरंत न सिर्फ गहरा खेद जताया बल्कि कड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान में अपने राजदूत वालिद अबू अली को वापस बुलाने का फैसला किया। दरअसल ये फिलिस्तीन की ओर से भारत के लिए सम्मान और गहरे रिश्तों की बानगी का नमूना भर था। फिलिस्तीन और इजराइल के संबंध जग जाहिर हैं। दोनों देशों के बीच चल रहे संघर्ष को दशकों बीत चुके हैं, लेकिन भारत ने दोनों देशों के साथ अपने संबंधों को बड़ी ही कुशलता से संतुलित रखा है। बीते साल जुलाई में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल गए, तब उन्होंने फिलिस्तीन नहीं जाने का फैसला किया। इसे लेकर फिलिस्तीन में नाराजगी भी देखी गई, लेकिन भारत ने बेहद सधे अंदाज में अपने रिश्तों को बिगड़ने नहीं दिया। दरअसल प्रधानमंत्री ये नहीं चाहते थे कि इजराइल यात्रा को फिलिस्तीन से जोड़कर देखा जाए। वजह यह है कि पिछले साल ही प्रधानमंत्री इजराइल गए थे और उस वक्त काफ़ी लोगों ने पूछा था कि क्या भारत ने फिलिस्तीन की जो सदियों के साथ हमारे रिश्ते हैं, क्या उसमें कोई तब्दीली है। तो भारत सरकार की तरफ से ये पहले ही स्पष्ट किया गया है कि खासकर मोदी जी की जब से सरकार आई है कि एक पॉलिसी ऑफ डीहाइफिनेशन, यानी कि फिलिस्तीन और इजराइल को दोनों ही अलग अलग तरीके से देखें। क्योंकि आज तक तरीका ये रहा कि भारत का कोई भी नेता जब उस इलाके में जाता था तो इजराइल जाने से पहले फिलिस्तीन जाते थे। बीते साल के आखिर में भारत ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी बनाने के अमेरिकी प्रस्ताव के खिलाफ वोट देकर फिलिस्तीनी संप्रभुता को अपना खुला समर्थन दोहरा दिया। लेकिन इससे एक बारगी ये लगने लगा कि कहीं भारत इजराइल संबंधों पर इसका असर न पड़े। लेकिन जनवरी में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का गर्मजोशी से भरा भारत दौरा शंकाओं के तमाम बादलों को छांट गया। नेतन्याहू ने भारत के साथ अपने अच्छे रिश्तों को बनाए रखने का संकेत ये कहकर दिया कि संयुक्त राष्ट्र में एक वोट से हमारे रिश्तों पर फर्क नहीं पड़ता। जहां हमको इजराइल के साथ रिलेशनशिप, बायलैटरल रिलेशंस के लिए, टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन के लिए इंडिया में ज़रूरी है, उसी के साथ साथ हमने अपनी विदेश नीति में जिस तरह से हम विश्व को देखते हैं उसमें हमने अपने प्रिंसिपल सिद्धांतों को नहीं छोड़ा है। सिद्धांत ये है कि पैलेस्टीनियंस की जेन्युइन एस्पिरेशन है, उनको अपना एक अलग देश मिलना चाहिए और उस स्टैंड की हम जो है हमेशा सपोर्ट करते रहे और आज भी सपोर्ट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र में एक अलग देश के तौर पर भारत हमेशा फिलिस्तीन के पक्ष में आवाज उठाता रहा है और ये आवाज आजादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी से लेकर अब तक एक ही रही। 1947 में हमने ही फिलिस्तीन के विभाजन के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में वोट दिया था। वहीं फिलिस्तीन ने भी भारत को हमारी संप्रभुता, खासकर कश्मीर मसले पर अपनी नीयत पर कभी शक करने का मौका नहीं दिया। पाकिस्तान की आतंकी हरकतों पर
फिलिस्तीन की ओर से हमेशा कड़ा रुख देखने को मिला है। फिलिस्तीन मसले पर भारत की सहानुभूति और फिलिस्तीनी लोगों के साथ हमारी मित्रता हर कसौटी पर खरी उतरी है और हमारी विदेश नीति का अभिन्न हिस्सा भी। इस बीच फिलिस्तीन का भूगोल सिमटता रहा, लेकिन भारत की ओर से न सिर्फ सहानुभूति और समर्थन बरकरार रहा, बल्कि भारत ने इसका पुरजोर विरोध भी किया। दोनों पक्षों के बीच राजनयिक यात्राओं का दौर भी चलता रहा। ये एक प्रिंसिपल्ड सपोर्ट है कि भारत चाहता है कि उसका विश्वास जो है दो नेशन थ्योरी पे है कि पैलेस्टाइन और इज़राइल दोनों साथ साथ रहें, और वो ये भी चाहता है कि ये सारा मसला जो है बातचीत के माध्यम से हल हो। वो आतंकवाद या मिलिटेंसी उसके भी खिलाफ है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलिस्तीन जा रहे हैं। ये यात्रा न सिर्फ भारत और फिलिस्तीन के बीच संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाएगी, बल्कि ये भारत की बिना किसी देश से प्रभावित हुए वैश्विक कूटनीति का बड़ा सूचक भी साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत और फिलिस्तीन के बीच रिश्ते काफी पुराने और घनिष्ठ रहे हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये संबंध और मजबूत हुए। आधुनिक काल में भारत और फिलिस्तीन दोनों ने उपनिवेशवाद का दंश झेला है और हमेशा से एक साथ इसके खिलाफ आवाज भी उठाई है। खिलाफत आंदोलन के दौरान दोनों देशों की नीति एक ही थी और वैचारिक स्तर पर भी दोनों देश काफी नजदीक आए। 1938 में महात्मा गांधी ने जहां यहूदियों के उत्पीड़न की निंदा की थी, वहीं फिलिस्तीन में उनके बसने की आलोचना भी की थी। आजादी के बाद से भारत ने अपनी इस दोस्ती को बढ़ावा देते हुए फिलिस्तीन के प्रति हमेशा से स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई है। भारत फिलिस्तीन की समस्याओं के प्रति हमेशा से संवेदनशील रहा है। फिलिस्तीन के साथ भारत की सहानुभूति और फिलिस्तीनी लोगों के हितों का सम्मान करना भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का अभिन्न अंग रहा है। भारत ने 1947 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन के बंटवारे के खिलाफ मतदान किया था। भारत पहला गैर अरब देश था जिसने 1974 में फिलिस्तीन की जनता के एकमात्र और कानूनी प्रतिनिधि PLO को मान्यता दी थी। भारत 1988 में फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता देने वाले देशों में भी पहला था। दोनों इज़राइल में था जब यासिर अराफात जिंदा थे और मिडल ईस्ट पीस प्रोसेस शुरू हुआ था। इज़राइल की तरफ से रबीन, प्राइम मिनिस्टर रबीन और शिमोन पेरेस, और पैलेस्टीनियन लीडरशिप यासिर अराफात ने सबसे अच्छा टाइम था और मुझे पूरी उम्मीद थी कि पीस प्रोसेस हो जाएगा और इज़राइल और पैलेस्टाइन में जो है वो शांति हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर फिलिस्तीन के मामले में समर्थन जुटाने में भारत ने हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 53वें सत्र के दौरान द राइट ऑफ पैलेस्टीनियंस टू सेल्फ डिटर्मिनेशन संबंधी प्रारूप को आयोजित करने का सफल प्रयास किया और इसके पक्ष में मतदान भी किया। इजराइल ने जब फिलिस्तीन के बीच बंटवारे की दीवार खड़ी करने की कोशिश की तो भारत ने इसकी निंदा की और 2003 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प के समर्थन में मतदान किया, जो दीवार खड़ी करने के खिलाफ था। फिलिस्तीन को यूनेस्को का पूर्णकालिक सदस्य बनाने में भारत का महत्वपूर्ण योगदान था। भारत ने इसके पक्ष में मतदान किया था। भारत ने अप्रैल 2015 में एशिया अफ्रीका संस्मारक शिखर बैठक में फिलिस्तीन पर बांडुक घोषणा का समर्थन किया। इसके साथ ही भारत ने सितंबर 2015 में सदस्य राज्यों के झंडे की तरह अन्य प्रेक्षक राज्यों के साथ संयुक्त राष्ट्र परिसर में फिलिस्तीन के झंडे को लगाने का पुरजोर समर्थन किया। फिलिस्तीन के प्रति भारत की स्वतंत्र विदेश नीति उस समय भी देखने को मिली जब दिसंबर 2017 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के खिलाफ मतदान किया, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा था। भारत और फिलिस्तीन संघर्ष की लड़ाई है। फिलिस्तीन के संघर्ष भारत ने हमेशा साथ दिया है और फिलिस्तीन भी समझता है कि भारत अगर एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र के तौर उतरा है, वो एक ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ के निकला है। तो ये सब चीज़ें ऐतिहासिक हैं, ये पारंपरिक हैं, तो इतनी आसानी से कोई भुलाते नहीं हैं और सदियों से ये रिश्ता चलता आया है। और प्रधानमंत्री मोदी जाके ये दर्शा रहे हैं कि हमने फिलिस्तीन को छोड़ नहीं दिया। भारत और फिलिस्तीन के मजबूत संबंधों का एक प्रमाण दोनों देशों के राजनेताओं का एक दूसरे के देशों में लगातार आना जाना भी रहा है। यासिर अराफात अपने निधन से पहले अनेक बार भारत के दौरे पर आए। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास पिछले 12 सालों में 5 बार भारत आ चुके हैं
उन्होंने 2005, 2008, 2010, 2012 और 2017 में भारत का दौरा किया। इधर अक्टूबर 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी फिलिस्तीन दौरे पर गए थे। तत्कालीन विदेश मंत्री एस एम कृष्णा ने जनवरी 2012 में फिलिस्तीन की यात्रा की थी। वहीं साल 2000 में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी और विदेश मंत्री जसवंत सिंह फिलिस्तीन के दौरे पर गए। तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री ई अहमद ने 2004, 2007, 2011 और 2013 में फिलिस्तीन की यात्रा की। नरेंद्र मोदी जब रामल्ला पहुंचेंगे तो फिलिस्तीन यात्रा करने वाले भारत के वो पहले प्रधानमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री का ये दौरा भारत और फिलिस्तीन के बीच रिश्तों के नए अध्याय की शुरुआत करेगा। ये फिलिस्तीन के प्रति भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को और मजबूत करेगा। लीना शर्मा के साथ ऋतु कुमार, राज्यसभा टीवी। भारत फिलिस्तीन की आजादी और पश्चिम एशिया में शांति का समर्थक रहा है। भारत का जोर सभी संबंधित पक्षों से अच्छे रिश्ते कायम रखने पर है। साथ ही भारत कहता रहा है कि तमाम क्षेत्रीय विवादों का आपसी बातचीत से शांतिपूर्वक हल निकलना चाहिए। पश्चिम एशिया पिछले कई दशक से कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संघर्षों के केंद्र में रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद इनमें से कई खूनी संघर्षों के केंद्र में रहा है। इस मुद्दे को लेकर विश्व शक्तियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक और कूटनीतिक खींचतान भी होती रही है। जाहिर है, पश्चिम एशिया में कूटनीतिक संतुलन बनाए रखना किसी भी देश के लिए आसान नहीं है, लेकिन भारत ने इस दौरान जो किया वो अपने आप में शानदार कूटनीति की मिसाल है। हम आइडियोलॉजिकल कांस्टेंट में अपने को नहीं बांधना चाहते। हम जैसा आज का उसूल है, जैसा रिवाज है, हर देश सभी देशों के साथ अपने संबंध बनाना चाहता है। और पहले का रिवाज ये था कि हम एक के साथ हैं तो दूसरे के साथ में नहीं रहेंगे, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। तो ये बहुत बढ़िया उदाहरण है कि किस तरीके से हमने पैलेस्टीनियंस की जो प्रिंसिपल्ड हमारा कमिटमेंट है उसको बगैर छोड़े हुए पैलेस्टाइन के साथ रिलेशनशिप उतना ही मजबूत करते हुए इजराइल के साथ भी रिलेशनशिप ना ही सिर्फ इस्टेब्लिश करी बल्कि उस रिलेशनशिप को बहुत मजबूत किया। पश्चिम एशिया वैश्विक राजनीति के नजरिए से काफी अशांत इलाका है। इलाके की राजनीति में इजराइल के अलावा ईरान, सऊदी अरब, इराक, कतर, मिस्र और तुर्की का खासा दखल रहा है। इसके अलावा सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, कुवैत और बहरीन भी आर्थिक और सामरिक नजरिए से काफी अहम है। फिलिस्तीन विवाद इन सभी देशों की आंतरिक और विदेश नीति पर चाहे अनचाहे असर डालता रहा है। इस मुद्दे पर पश्चिम एशिया 1947 के बाद से कई युद्ध झेल चुका है। यहाँ पे पहले टर्किश हुकूमत थी, ऑटोमन रूल था। ऑटोमन रूल जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ख़त्म हुआ, अंग्रेज़ों यहाँ पे आए। अंग्रेज़ों ने आते ही फ़िलिस्तीन को जूइश नेशनल होम डिक्लेयर किया कि उनका घर है, वो यहाँ आ सकते हैं। लार्ज नंबर यूरोपियन, ये समस्या यहूदियों की यूरोप में बनी हुई थी, अरब देशों में इतनी नहीं थी, नाम मात्र को भी नहीं। 15 मई 1948 को इजराइल अस्तित्व में आया। इसके तुरंत बाद पहला अरब इजराइल युद्ध हुआ और फिर कभी यहाँ पूरी तरह शांति कायम नहीं हो पाई। दरअसल क्षेत्रीय तौर पर मजबूत कई देश ये मानते हैं कि पश्चिमी देशों ने इजराइल के रूप में यूरोप की मुसीबत उनके गले में डाली है। उनका कहना है कि यूरोप से यहूदियों को यहाँ जबरन लाकर बसा दिया गया। इधर इजराइल ईरान और अरब देशों को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। इसी के चलते ये सभी देश एक दूसरे के खिलाफ सामरिक, कूटनीतिक और व्यापारिक गोलबंदी में लगे रहते हैं। इजराइल जो इंडिया पैलेस्टाइन का रिलेशनशिप है और मिडिल ईस्ट की जो मैट्रिक्स है, मिडिल ईस्ट की डायनामिक्स है, वो फ़र्क है। एक वक्त में आप कह सकते हैं कि पैलेस्टीनियन इशू वो मिडिल ईस्ट में एक सेंट्रल इशू था और OIC का सेटिंग अप भी इसी वजह से हुआ था कि अरब कंट्रीज़ को बहुत रोष था कि इजराइल ने 67 वॉर में काफ़ी अरब टेरिटरीज को ऑक्यूपाई कर लिया था। लेकिन भारत के लिए इन तमाम देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना काफी जरूरी है।
इजराइल भारत की रक्षा और कृषि जरूरतों के लिहाज से काफी अहम है। इजराइल भारत का 10वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार है। सऊदी अरब, ईरान, इराक और कतर भारत की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा पूरा करते हैं। सिर्फ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के 7 सदस्य देशों के साथ भारत का सालाना व्यापार 13,770 करोड़ डॉलर से ज्यादा है। पश्चिम एशियाई देशों में काम कर रहे भारतीय हर साल 3,000 करोड़ डॉलर से ज्यादा स्वदेश भेजते हैं। सामरिक और व्यापारिक नजरिए से ईरान हमारे लिए काफी अहम है। खासकर चाबहार और मध्य एशियाई रेल और रोड नेटवर्क में भारी निवेश के बाद ईरान भारत की जरूरत बन गया है। ऐसे में सभी पक्षों से बेहतर रिश्ते बनाए रखना भारत के हित में है। कि हम इजराइल और फिलिस्तीन को एक ही तराजू में ना तोलें, दोनों को अलग अलग देखें, दोनों को स्वतंत्र देखें, दोनों को और दोनों के साथ संबंध अपने ही बलबूते पे आगे बढ़ाएं। तो शायद यही वजह है ये सब पिछले 2-2.5 सालों में जो अलग अलग कार्यप्रणाली अपनाई है कार्यशैली के साथ, और यही वजह है कि इजराइल और फिलिस्तीन के साथ संबंध रखते हुए दोनों को अपने अपने संदर्भ में अपने भारत ने दोनों के साथ अपने दोस्ती का रिश्ता निभा रहे हैं। इजराइल अगर अमेरिका से रिश्तों के लिहाज से जरूरी है तो रूस, ईरान, इराक, लेबनान और तुर्की के साथ रिश्तों के लिए फिलिस्तीन अहम है। फिलिस्तीन भारत के लिए पश्चिम एशिया का दरवाजा माना जाता है, लेकिन फिलिस्तीन के लिए भी भारत उतना ही जरूरी है। पश्चिम एशिया में सामरिक समीकरण पिछले कुछ दिनों में तेजी से बदले हैं। ताजा हालात में कई अरब देश चोरी छिपे ही सही इजराइल के साथ सहयोग कर रहे हैं। ऐसे में फिलिस्तीन किसी भी देश का कमजोर से कमजोर सहयोग खोने का खतरा नहीं उठा सकता, खासकर तब जबकि भारत हर अच्छे बुरे दौर में फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा है। जैगम मुर्तजा के साथ लीना शर्मा, राज्यसभा टीवी। और चलते चलते आपको बताते हैं कि आखिर फिलिस्तीन का विवाद क्या है। ये समूचा विवाद तकरीबन 70 साल पुराना है। इसकी शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही हो गई थी और तब से यहाँ हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और लाखों बेघर हैं। इस खास रिपोर्ट के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। नमस्कार। फलस्तीन पिछले 70 साल से मौत का तमाशा देखने को मजबूर है। हर तरफ तबाही और विनाश के मंजर हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यह इलाका न थमने वाले संघर्ष का केंद्र बना हुआ है। मलबे के ढेर बने मकान और शरणार्थी कैंप में पलता जीवन फलस्तीन की सही तस्वीर बयान करते हैं। पिछले 70 साल में 6.5 लाख से ज्यादा फलस्तीनी मुल्क छोड़कर दूसरे देशों में पनाह लेने को मजबूर हुए हैं। 1947 में जो भूभाग फलस्तीन कहलाता था वो 2/3 से ज्यादा सिमटकर कुछ वर्ग किलोमीटर का गजा और पश्चिमी तट रह गया है। फलस्तीन की मूल आबादी अपने ही मुल्क में बेघर और बेवतन है। वहीं से एक बड़ा पॉपुलेशन वहाँ पे आना शुरू हुआ और फिर उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सन 48 में इसका विभाजन हो गया और विभाजन के बाद फ़िलिस्तीन मुल्क ख़त्म हो गया। वेस्ट बैंक पे जॉर्डन ने अपना कब्ज़ा कर लिया और गाज़ा पट्टी पे इजिप्शियन ट्रूप्स आ गए और 67 वार में अरब इजरायली जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें इस पूरे एरिया के ऊपर इजराइल का कब्ज़ा हो गया। इस विवाद का इतिहास काफ़ी पेचीदा है। कुछ लोग दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज़ों के बनाए नए मुल्क इजराइल को विवाद का केंद्र मानते हैं। हालांकि इस इलाके में संघर्ष की शुरुआत इससे काफी पहले हो चुकी थी। इस इलाके पर मुसलमान, ईसाई और यहूदी बराबर का हक जताते हैं और इन तीनों ही धर्मों में यरूशलेम का बराबर धार्मिक महत्व है। दरअसल इब्राहिम इन तीनों ही धर्मों के प्रवर्तकों के पितामह माने जाते हैं और यरूशलेम इब्राहिम का शहर है। इब्राहिम के 2 बेटे थे, इस्माइल और ईसाक। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद इस्माइल के वंशज हैं, तो ईसाक के वंश में यहूदी धर्म के प्रवर्तक मूसा और ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा का जन्म हुआ। इस्लाम के उदय के साथ पश्चिम एशिया के इस इलाके में यहूदी और ईसाई आबादी कम होने लगी। 1880 के आसपास यहाँ धर्म के नाम पर इलाके के मुस्लिम, यहूदी और ईसाइयों के संघर्ष छिड़े। इसके बाद यह इलाका ब्रिटिश
और ऑटमन सत्ताओं के संघर्ष का केंद्र बना। इस दौरान यहाँ यूरोप से लाकर 65,000 यहूदी बसाए गए। 1914 में यहाँ अरब मूल के लोगों की आबादी करीब 5 लाख थी। 1922 से ये इलाका ब्रिटिश हुकूमत के कब्जे में था। इस दौर में भी यहाँ यहूदियों और फलस्तीनियों के बीच दबदबे की जंग जारी रही। यहूदी अपने लिए नया देश बनाने की मांग कर रहे थे। 1917 में ब्रिटेन के तत्कालीन विदेश मंत्री लॉर्ड बल्फोर ने यहूदियों से वायदा किया कि फलस्तीन उनका नया देश होगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही शुरू हो गया था, जब जूस पैलेस्टाइन से बाहर निकले हुए थे और यूरोप के बहुत देशों में रह रहे थे। तो उन्होंने जो है वो ब्रिटेन के साथ एक एग्रीमेंट किया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करेंगे, और इसलिए उनको इज़राइल जूस को पैलेस्टाइन में जाने की अनुमति दी जाए और उनको सपोर्ट किया जाए। तो एक बेल्फोर डिक्लेरेशन था, जिसके तहत कुछ संख्या में जूस को वहाँ पे भेजने का इंतजाम किया गया। हिटलर के उदय के साथ यूरोप में यहूदियों की मुश्किलें बढ़ने लगीं। लाखों यहूदी अपनी जान बचाकर यूरोप से भाग निकले। 1922 से 1939 के बीच 3 लाख से ज्यादा यहूदी फलस्तीन पहुंचे। 1940 आते आते स्थानीय लोगों ने बाहर से आने वाले यहूदियों का विरोध शुरू कर दिया। कई जगह हिंसक टकराव हुए, लेकिन ब्रिटेन ने अरबों के विरोध को दबा दिया। इस बीच 30 नवंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र ने विवाद वाले इलाके को यहूदियों और अरबों के बीच बांटने की योजना को सहमति दे दी। समझौते के मुताबिक 15 मई 1948 को इलाके से ब्रिटेन ने अपना कब्जा छोड़ दिया, लेकिन अंग्रेज जाते जाते इलाके का नक्शा हमेशा के लिए बदल गए। कुछ जूस और पहुंचे अपने अंजाम से, और तब से जो है वो वहाँ पे टेंशन शुरू हुई, क्योंकि आपको मालूम है करीब 1,500-2 हज़ार साल पहले जूस यहाँ से निकल गए थे पैलेस्टीनियन टेरिटरीज से, जो उनका वो अपना जो है वो होमलैंड समझते हैं जेरूसलम से। और उसके बाद पैलेस्टीनियंस वहाँ पे रह रहे हैं, अरब्स रह रहे हैं वहाँ पे। तो जब जूस आए तब लड़ाई झगड़े शुरू हुए। 15 मई 1948 को नए देश के रूप में इजराइल का जन्म हुआ। पड़ोस के अरब देशों ने इसका विरोध किया। इजराइल और अरब देशों के बीच जंग छिड़ गई, लेकिन पश्चिमी देशों की सहायता से इजराइल ने अरबों का विरोध कुचल डाला। फलस्तीन के बड़े इलाके पर इजराइल ने कब्जा कर लिया। लाखों की तादाद में फलस्तीनी मुल्क छोड़कर भागने को मजबूर हुए। इसके बाद शुरू हुआ संघर्ष का कभी न रुकने वाला सिलसिला। इजराइल का भूभाग बढ़ता रहा और फलस्तीन नक्शे पर बनी बिंदियों में सिमटता रहा। फलस्तीन के नाम पर गाजा पट्टी और पश्चिमी तट के नाम के 2 टुकड़े रह गए। लीना शर्मा के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी।